जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आज का आपका पहला प्रश्न अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है। आप यह प्रश्न को अच्छा से देख लेंगे, क्योंकि बीएससी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में संविधान से 4-5 प्रश्न पूछूंगा, तो आप इसको अच्छा से देख लेंगे। अनुच्छेद 1 का जो संबंध है भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में आपका दिया है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 32 में आपका दिया है संविधान का आत्मा। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अनुसूची 8 में आपका भाषा का अधिकार दिया गया है। भारत में अभी तक टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी आपकी एग्जाम में संविधान से काफी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। जैसे में जम्मू कश्मीर की धारा किससे संबंधित है, तो धारा 370 आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। धारा 370 किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कभी कभी पूछ देता है कि हत्या का प्रयास करना मतलब किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 370 के अंतर्गत 307 के अंतर्गत आपका हत्या का प्रयास किसी का आप करते हैं तो आपको धारा 370 के तहत फांसी का सजा दिया जाएगा। ठीक है, 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची से मान्यता दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न बताते हैं आपको, जो आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन हो गया कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। यह पहला क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। सेकंड नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान को बनाने में टोटल यानी कुल समय कितना लगा। तो संविधान को बनाने में टोटल समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 नंबर का आपका ये हो जाएगा। और 3 नंबर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये इंपोर्टेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है कि भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आप इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। यहां से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए 2 नंबर आपका सवाल है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने सालों का होता है। मतलब जो लोकसभा के सदस्य होता है, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, आपका विधायक हो गया, मुखिया हो गया, ये सब का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है। और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह आपका 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है। पूछ देगा, मुख्यमंत्री पूछ दिया मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है। मुखिया पूछ देगा तो 5 सालों का होता है। विधायक पूछ देगा तो 5 सालों का होता है। प्रधानमंत्री पूछ दे तो 5 सालों का। राष्ट्रपति पूछ दे तो 5 सालों का इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, लेकिन एक आपका राज्यसभा होता है। एक आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। जिसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। आप इसको अच्छे से देख लेंगे। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो यहां से आधा से ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो 6 वर्षों का होता है, याद रखिएगा। यहां से इंपोर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है योजना आयोग से। ये वाला जो प्रश्न है आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। भारत में योजना आयोग का स्थान जो है किस संस्था ने लिया। पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन वही पूछा कि अब इसका स्थान किस योजना ने लिया है, तो नीति आयोग ने लिया है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का मतलब स्थापना कब हुआ था, 1950 ईस्वी में। कब हुआ था, 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। लेकिन फिलहाल में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। कब कर दिया गया था, 2015 ईस्वी में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। याद रखिएगा, यहां से 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर इससे सवाल बने आपके एग्जाम में तो ये 2 सवाल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाएगा। जैसे में योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी को। पहला
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर इससे ये एग्जाम में प्रश्न बने तो ये वाला सवाल बनेगा, ठीक है। और दूसरा तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, 2015 ईस्वी में। ये दोनों डेट को आप अच्छे से याद रखेंगे, दोनों डेट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से आधा से ज्यादा प्रश्न लड़वाने का मैं वादा करता हूँ, ठीक है ना। चलिए, आपको भी वादा करना होगा कि हाँ सर मैं आपका क्लास पूरा देखूंगा, ठीक है ना, तभी आपको फायदा होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ेगा, ठीक है। चलिए, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सीपीयू यानी फुल फॉर्म से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है। बीएसएससी खुद कहता है कि मैं आपके एग्जाम में पूरा नाम यानी फुल फॉर्म से एक प्रश्न पूछूंगा। पिछली बार आपके एग्जाम में जीडीपी से एक प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। जीडीपी से एक प्रश्न पूछा गया था पिछले साल, जो 5 मई को जो एग्जाम हुआ था पिछला साल, उसमें जीडीपी का पूरा नाम पूछा गया था। तो जीडीपी का जो पूरा नाम होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो हिंदी में ही उसका फुल फॉर्म लिखा रहता है इस टाइप से, ठीक है। तो सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, याद रखिएगा। ये वाला सवाल कंप्यूटर से आपका बीएसएससी में कंप्यूटर भी एक क्या बोलते हैं, चैप्टर कह सकते हैं। कंप्यूटर एक चैप्टर है, कंप्यूटर से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। जैसे में कंप्यूटर का जनक क्या हो गया, कंप्यूटर में जो मेन प्रोसेस होता है क्या होता है, तो सीपीयू होता है। और यहाँ पर सीपीयू का पूरा नाम पूछ रहा है तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। पिछली बार आपका जीडीपी पूछा गया था तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। साथ में आप लोग जीएसटी का भी याद रख लेंगे। जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए, 5 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वाला प्रश्न मैं आपको हर एक सेट में करवाता हूं। यह जो प्रश्न है आपके एग्जाम में आने का संभावना है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और एक बार बता दीजिएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, इतना अच्छे से हम पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। इतना मेहनत के लिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, 5 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा। सबसे पहले तो हम लोग इसमें जीके के 40 प्रश्न को करेंगे, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न को करेंगे, उसके बाद मैथ के 30 प्रश्न को करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि सारा प्रश्न आप मतलब पहले आप जीके में 40 में से कम 15 प्लस सही करके दिखाइए, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपका क्या देखना चाहते हैं कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, आपका प्रैक्टिस देखना चाहते हैं कि आप कितना रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 40 में से 15 सवाल सही हो जाए। जो भी प्रश्न आपको आता है आप उसका जवाब कमेंट में देंगे, ठीक है। पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, अब जो भी बताऊंगा आपको क्लास करवाते जाऊंगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा हो जाएगा, एरिया के हिसाब से आपका राजस्थान हो जाता है, जिसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 3,32,000 कुछ किलोमीटर आपका इसका क्षेत्रफल है। 3,32,000 कुछ किलोमीटर इसका राजस्थान का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है। अगर आपका पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से पूछ देता तो क्या हो जाता, उत्तर प्रदेश हो जाता। यह 11 करोड़ यहाँ की आबादी है 2011 के जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए, 6 नंबर आपका सवाल है कि हर घर जल मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो हर घर जल मिशन है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन देखकर भी बता देंगे कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह 2019 में शुरू किया गया था। जल शक्ति मंत्रालय कब शुरू किया गया था, 2019 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्योंकि मतलब इसका उद्देश्य था कि हर एक घर को एक नल देना है, एक नल देना है, ठीक है। मतलब हर घर नल योजना, ऐसे आपका इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो यह 2019 ईस्वी में था, इसका मतलब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए, 7 नंबर आपका प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। संस्थापक से भी कभी कभी आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछ देता है, तो आप इसको भी देख लेंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही हम लोग गुप्त वंश का मतलब वास्तविक संस्थापक मानते हैं, ठीक है ना। वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम को ही मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी आपका पाल वंश का संस्थापक पूछ देता है। कौन वंश का पूछ देता है, पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिएगा गोपाल। गोपाल आपका पाल वंश का संस्थापक थे, आप इसको याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए,
8 नंबर आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी को हुआ था। कहाँ में हुआ था, बम्बई में हुआ था। अब इसका नाम मुंबई है, आप सभी को पता है। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था। इसका स्थापना किसने किया था, ए ओ ह्यूम ने किया था। इसका अध्यक्ष की बात करेंगे तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। मैं आपको यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो बीएससी एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर लोगे। ठीक है, चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप का उपयोग किसके लिए किया जाता है। जो माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है वह किसके लिए किया जाता है, माइक्रोस्कोप का उपयोग आप मतलब किसके लिए किया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का उपयोग सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए, मतलब छोटा छोटा जो जीव जंतु होता है उसको देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब देते जाएंगे। ठीक है ना, मैं पहले आपको कह दिए हैं कि 40 में से 15 सवाल सही करना है जीके में। ठीक है, चलिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा यकृत होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा। अगर इसका वजन की बात करेंगे कि यकृत का वजन कितना होता है तो लगभग आपका 1.5 kg होता है। लगभग कितना होता है, 1.5 kg आपका यकृत का भार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे संबंधित है। मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका शरीर नीला पड़ जाना। ब्लू बेबी सिंड्रोम का मतलब है कि बच्चा का शरीर नीला पड़ जाना जब बच्चा जन्म लेता है। तो यह किसके कारण होता है, नाइट्रेट के कारण होता है। यह कैसे होता है, मान लीजिए कि आपके गर्भ में बच्चा है। ठीक है, गर्भ में बच्चा है तो आपका बच्चा तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो यही आपका नाइट्रेट वहां पर पहुंचकर वही शरीर को क्या कर देता है, नीला कर देता है। ठीक है ना, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, याद रखिएगा और ये सभी को पता भी होना चाहिए। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है ना, हीरा हो जाएगा। ठीक है ना, और यह आपका चैनल जो है यह आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि यह चैनल है जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा यह चैनल पर रोजाना आपको वीडियो मिलेगा। इसलिए आप लोग चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। यह जो चैनल है आपका भाई की तरह, आपका पिलर की तरह खड़ा है। जैसे आपका भाई एक तरफ से मानिए आपका सारा सिस्टम मतलब आपका सपोर्ट करेगा। ठीक है ना, तो चलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। चलिए एक सवाल आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए 13 का सवाल आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिहार की राजधानी कौन सा है। आप लोग भी जैसे में तो सिंपल प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना आपका 1912 ईस्वी में बना था। कब बना था, 1912 ईस्वी में बिहार की राजधानी पटना बना था। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला ज्यादातर पूछा जाता है। और अगर इससे इंपोर्टेंट प्रश्न पूछे तो क्या पूछे कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में। पटना गोलघर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था। याद रखिएगा 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से वर्णित है। जो राष्ट्रपति का शासन है वह किस अनुच्छेद से वर्णित है, तो 356 अनुच्छेद से वर्णित है। ठीक है, राष्ट्रपति जो शासन करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो 356 अनुच्छेद के तहत करता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत में मताधिकार का न्यूनतम आयु कितना है। मतलब भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 18 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 18 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए वोट देने का। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो याद रखिएगा दूध उत्पादन का श्वेत क्रांति से संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से है। याद रखिएगा हरित क्रांति पूछ देगा तो किससे हो जाएगा, गेहूं उत्पादन से हो जाएगा। नीली क्रांति पूछ देगा तो किससे हो जाएगा, मत्स्य पालन से हो जाएगा। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए
साइबर अपराध किससे संबंधित है? ये आपका कंप्यूटर वाला ही मतलब इंटरनेट वाला प्रश्न है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर या इंटरनेट से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर आपका सवाल है कि ओजोन परत किस गैस से बना होता है? जो ओजोन परत होता है वह किस गैस से बना होता है? तो वह ओजोन गैस से ही बना होता है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब देते जाएंगे, ठीक है ना। एक शायरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे आप मोटिवेट हो जाए। और देखिए शायरी आपको मोटिवेट वाला सुनना भी चाहिए, ठीक है, जिससे आपको काफी मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। जैसे में कि माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने का हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, ठीक है ना। इस बार अपने जोश और जुनून के साथ अपने लिए नहीं, एक बार माँ बाप के चेहरे पे खुशी देखने के लिए जोरों और शोरों से मेहनत कीजिए कि अगर आपका नौकरी लग जाता है तो आपका चेहरा मतलब आपका तो जिंदगी सवर ही जाएगा, लेकिन आपके माता पिता की जो खुशी होगी, आपके अलग बलग मतलब जो आपका रुतबा एक तरफ से कह सकते हैं, पावर हम लोग कह सकते हैं उसको, ठीक है ना। जो आपका पावर होगा आप उसे सोच कर एक बार मुस्कुराइए, अपने मन में सोचिए कि अगर हमारा नौकरी लग जाता है, जो हमारा पावर होगा कितना दबदबा हमारा होगा, ठीक है। समझ कर एक बार सोचिए और क्लास को अच्छे से कीजिए, ठीक है ना। चलिए, और इसी नाम पर आप चलिए 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बार बार, ये पिछली बार भी आपके एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जो भारत का आपका राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन जो है वह किसने लिखा था? तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कभी कभी आपका वंदे मातरम पूछ देता है, वंदे मातरम पूछ देता है तो याद रखिएगा किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको देख लेंगे। पिछली बार आपका जनगण मन के रचयिता पूछा था, ठीक है ना। चलिए, मंगलयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? मंगलयान जो मिशन है उसको कब लॉन्च किया गया था? उसको कब लॉन्च किया गया था याद रखिएगा। जो उसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। 5 नवंबर 2013 ईस्वी को मंगलयान को प्रक्षेपित यानी लॉन्च किया गया था। और मतलब ये तो लॉन्च कर दिया गया था 5 नवंबर को, लेकिन जो आपका मंगल पर पहुंचा था वह पहुंचा था 24 सितंबर 2014 ईस्वी को पहुंचा था, ठीक है ना। मतलब लॉन्च पृथ्वी से 2013 ईस्वी में श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन मंगल के ऑर्बिट में यानी मंगल के कक्ष में जब पहुंचा था 2014 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? आप इसका जवाब कमेंट में देंगे क्योंकि ये इतना इजी सवाल है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो भारत में टोटल लंबाई इसका 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी? जो भारत की सबसे लंबी नदी है उसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो आप लोग अब इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई से आपके एग्जाम में 3 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आरबीआई का मुख्यालय, तो ये तो सिंपल है, तो आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई में हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका क्लियर हो गया। और इसका स्थापना पूछता है कि आरबीआई का स्थापना कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 1935 से। अगर पूरा डेट पूछेगा तो 1 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है कि आरबीआई का पूरा नाम क्या होता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। रिजर्व बैंक ऑफ क्या होता है? इंडिया होता है, ठीक है। चलिए, 24 नंबर आपका सवाल है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो सभी को पता है, आपको ऊपर सबसे पहले यही क्वेश्चन में करवाए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 25 नंबर आपका सवाल है कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है? मौद्रिक नीति कौन बनाता है याद रखिएगा। मौद्रिक नीति है जो मुद्रा का जो नीति है वो कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। कौन बनाता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। और इसके पास नोट छापने का अधिकार होता है और सिक्का छापने का अधिकार वित्त मंत्रालय के पास होता है, ठीक है। चलिए, 26 नंबर आपका सवाल है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की जो कमी से होता है वह आपका रिकेटस होता है। क्या होता है? रिकेटस होता है। अब आप लोग विटामिन ए की कमी से बताएंगे क्या होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है आप लोग बताइएगा। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो एनीमिया बीमारी होगा, ठीक है ना। और रिकेटस विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, जिससे मतलब अगर आपके शरीर में कमी है तो आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए,
28 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। आप इसका जवाब कमेंट में देंगे, क्योंकि इतना इजी सवाल है, अगर हम इसका जवाब देंगे तो ये मेरा क्या बोलते हैं, मेरा बेइज्जती का बात है ना। आप लोग हमसे पढ़ाई करते हैं और इतना इजी सवाल का जवाब हम देंगे, ठीक है। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि लोक अदालत किससे संबंधित है। तो लोक जो अदालत है ये आपका न्याय से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्याय से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर आपका सवाल है कि डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ था? याद रखिएगा, ये जो आपका शुरू हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को शुरू हुआ था, ठीक है। इसके तहत इंटरनेट में मतलब पूरा वृद्धि लाना था, ठीक है। चलिए 30 नंबर आपका सवाल है कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था। भारत का प्रथम वाइस प्रेसिडेंट कौन था? याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। चलिए 31 नंबर आपका सवाल होता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। आप लोग जवाब देते जाइएगा, ठीक है ना। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। 32 नंबर आपका सवाल है कि हरित क्रांति का संबंध किससे। आपको ऊपर भी ये हम प्रश्न करवा चुके हैं। हरित क्रांति का संबंध किससे? तो कृषि से। याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर आपका सवाल है पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में है। पंचायती राज प्रणाली किस अनुच्छेद में है आप बताएंगे तो ये आपका 243 अनुच्छेद में। कौन सा अनुच्छेद में है? 243 अनुच्छेद में। इसके तहत मतलब पंचायतों को काफी फायदा मिलता है, ठीक है ना। और ये जो इसका सबसे पहले शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में इसका सबसे पहले शुरुआत किया गया था, वो भी राजस्थान से शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए 34 नंबर आपका सवाल है भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होता है। तो 10 वर्षों पर होता है। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होता है? 10 वर्षों पर होता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था और पूर्ण रूप से जनगणना आपका 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। तो 35 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर आपका सवाल है कि संसद में कितने सदन होते हैं। तो संसद में आपका कितना सदन होता है। तो 2 सदन होता है। याद रखिएगा, एक आपका लोकसभा होता है और एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। एक आपका क्या होता है? राज्यसभा होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर आपका सवाल है कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है। इसरो का जो पूरा नाम होता है इंडिया स्पेस रिसर्च सेंटर होता है। इसरो जो है आपका इंडिया का है, तो याद रखिएगा इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 38 नंबर आपका सवाल है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री आपका नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। 39 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर आपका सवाल है कि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जीके का 40 प्रश्न को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो अब आप लोग ईमानदारी पूर्वक कोशिश कीजिए कि 40 में से आप लोग का कितना सही हुआ, एक बार कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा 40 में से कितना सही हुआ, ठीक है ना। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 1 मिनट, 9334517119, ठीक है ना। इस पर अगर आप हाई लिखकर मैसेज करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे हाई लिखकर तो इधर से लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपका हिंदी का स्टार्ट करते हैं। हिंदी का 30 प्रश्न रहेगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हिंदी में आपका कम से कम 20 प्लस प्रश्न सही हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज का आपका पहला प्रश्न है कि आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आंख की तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। आंख का तारा मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत प्रिय। क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि जो दूसरों को भला करता हो उसके लिए एक शब्द में क्या है। हिंदी में आपका इसी लेवल का क्वेश्चन आएगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो दूसरों का भलाई करता है उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? परोपकारी हो जाएगा।
जाएगा, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपका सवाल है, अनुचित शब्द का विलोम क्या होगा? अनुचित का विलोम क्या हो जाएगा? तो उचित हो जाएगा। आपको भी पता है उचित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित हो जाएगा। अनुचित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? उचित हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब विलोम शब्द से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर आपका सवाल है कि जल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें कौन सा जल का पर्यायवाची का मतलब उसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो नीर बोल सकते हैं, तोय बोल सकते हैं, सलील बोल सकते हैं, लेकिन अग्नि तो उसका उल्टा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन यही वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि पुस्तकालय शब्द कौन सा समास है? पुस्तकालय आपका कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, पुस्तकालय जो आपका समास है यह आपका तत्पुरुष है। कौन सा समास है? तत्पुरुष है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि राम ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा क्रिया है? राम ने पत्र लिखा वाक्य में कौन सा क्रिया है? क्रिया का मतलब काम कौन सा है? तो लिखना एक प्रकार का काम है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है कि जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? पठनीय हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर आपका सवाल है कि नमक हराम मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नमक हराम मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब क्या होना चाहिए? नमक हराम का मतलब क्या बोलते हैं? नमक हराम है मतलब वो आपका बात नहीं मान रहा है। ठीक है, मतलब वो आप कुछ उसको बताएं और वो बात किसी और को बता दिया, तो वो आपका एक प्रकार से नमक हराम दोस्त हो जाए। ठीक है, तो उसको वैसे तो नहीं है, तो यहाँ पर उसका अर्थ जो होता है कृतधन होता है। क्या होता है? कृतधन होता है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का यहाँ पर कौन सा पर्यायवाची नहीं है? आपको अच्छे से देख लेना है। रवि होता है, भानु होता है, दिनकर होता है, लेकिन शशि नहीं होता है। ठीक है, चलिए जो महात्मा शब्द है यह कौन सा समास है? महात्मा आपका कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, ये कर्म को धारण क्यों है कि जो महान आत्मा, तो ये कर्म को धारण क्यों है? तो कर्म धारय समास। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है, पानी पानी होने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो लज्जित होना होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी पानी होना मुहावरे का सही अर्थ लज्जित होना हो जाएगा। ठीक है, विद्या शब्द का विलोम क्या होगा? विद्या का विलोम क्या हो जाएगा? अविद्या हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर आपका सवाल है कि जो मरता नहीं है उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? जो मरता नहीं तो वो व्यक्ति अमर है। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो प्रश्न आपको आ रहा है आप उसका जवाब कमेंट में देते जाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि राजा ने दान दिया वाक्य में कौन सा कर्म है? राजा ने दान दिया, इस वाक्य में कौन सा कर्म है? कर्म मतलब काम करना, तो दान देना एक प्रकार का आपका काम हो जाएगा, मतलब देना। दिया दिया एक प्रकार का आपका क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर आपका सवाल है कि अधगर गगरी छलकत जाय का अर्थ क्या है? अधगर गगरी छलकत जाय का अर्थ क्या हो जाएगा? मतलब कम ज्ञान वाला बहुत अधिक बोलता है। ठीक है, जिसका कम ज्ञान रहेगा वो बहुत अधिक बोलेगा। उसका वो मतलब अगर उसको मुहावरा बोलना है तो अजगर गगरी छलकत जाए। 16 नंबर आपका प्रश्न है कि श्रद्धा का पर्यायवाची नहीं है। श्रद्धा शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची का मतलब वो नहीं हो सकता है। तो श्रद्धा का मतलब आस्था हो जाता है, विश्वास हो जाता है, भक्ति हो जाता है, लेकिन घृणा नहीं होता है। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए तो द्विज शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी हो जाएगा। चलिए जो सुना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? श्रव हो जाएगा। जो सुना जा सके उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? श्रव हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वीर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? वीरांगना हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर आपका सवाल है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? परिश्रम का क्या हो जाएगा? परिश्रम मतलब मेहनत करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आलस हो जाएगा। ठीक है, उपकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? उपकार शब्द का पर्यायवाची उसको और हम लोग क्या बोलते हैं? उपकार का मतलब किसी का भलाई करना। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
राम बाजार गया इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? राम बाजार गया इस वाक्य में कौन सा क्रिया है? तो बाजार ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव किस वाक्य का, किस वाक भाषा का वाक्य है? तो यह संस्कृत भाषा का वाक्य, अतिथि देवो भव। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर आपका सवाल है, शत्रु शब्द का विलोम क्या होगा? शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी कौन सा समास है? याद रखिएगा, पंचवटी कौन सा समास है? 25 नंबर काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो यह आपका दिग्गु समास हो जाता है। क्या हो जाता है? दिग्गु समास हो जाएगा पंचवटी, यानी जो में आपका संख्या आएगा वह आपका दिग्गु समास हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ऑप्शन में यहाँ पर नहीं टाइप किया है, तो आपका दिग्गु समास हो जाएगा पंचवटी। ठीक है, चलिए। जो देखा ना जाए उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? जो देखा ना जाए उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? अदृश्य हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर आपका सवाल है कि रात दिन शब्द कौन सा समास हो जाएगा? जब बीच में हलंत लगा दिया था तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ईमानदारी शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदारी शब्द का आपका विलोम क्या हो जाएगा? तो ईमानदारी का विलोम क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा। ईमानदारी का मतलब हम छल कपट नहीं करना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कपट हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर आपका प्रश्न है, जो सब जगह विद्यमान हो उसके लिए सही शब्द क्या हो जाएगा? सर्वव्यापी हो जाएगा। सर्वव्यापी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर आपका सवाल है, नदी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियां हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी के हम लोग 30 प्रश्नों को क्लियर कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा हिंदी में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद कुछ मैथ के, ज्यादा नहीं, कुछ मैथ के प्रश्न को देख लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो आपको कई बार बता चुके हैं, तो आप इसका सॉल्व करके कमेंट में जवाब दीजिएगा। किसी संख्या तो कोई संख्या नहीं है तो एक्स मान लीजिए, उसका 20% तो 20/100 बराबर में 72 सॉल्व करके जो आंसर आए आप मुझे कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, चलिए। एक आपका सिंपल इंटरेस्ट से पिछली बार प्रश्न पूछा गया था साधारण ब्याज से, तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला याद रखना है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। आपका ये फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय मतलब PRT, मतलब शॉर्ट में उसको लिखे हैं। ठीक है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इस फॉर्मूला पर आप इसको बनाएंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन, इसको हम बताएंगे तो टाइम ऐसे आपको ही बर्बाद होगा। ठीक है ना, और ऐसे बनाने के लिए जान ही रहे तो फिर कोई दिक्कत की बात है। अगर नहीं आ रहा है मैथ आपको तो कमेंट कर दीजिए, अगला वीडियो मैथ का खतरनाक आएगा। ठीक है, एक ऐसा प्रश्न जो अनुपात और क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात से भी एक ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसको सॉल्व करना सीख जाइए। एक्स का मान 15 बट्टा तो आपका 25 हो जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, बराबर में आपका दिया है एक्स बट्टा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस प्रकार से 25 से 100 आपका कितना बार में कटेगा? 4 बार में। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक्स बराबर आपका 60 आ जाएगा। एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये सी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उस प्रकार से उसका सॉल्व हो जाएगा। ये वाला भी प्रश्न आपको आता होगा तो आप इसका जवाब दे दीजिएगा, नहीं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। 240 गुना 37.5, तो उसको हम लोग 375 बटा तो 10 लिख सकते हैं, ये तो सभी को पता है। दशमलव को भीड़ में चेंज कर दिए, आप प्रतिशत है तो बट्टा 100 होता है, प्रतिशत का 100 होता है। अब यहाँ पर आप चाहें तो इसको कट कूट कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो, और ज्यादा कट करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप ऐसा काम कीजिए, 12 दूनी 24 कटेगा, 12 दूनी 24, ये 5 बार में आपका कटेगा, कटेगा 5 बार में। आप 5 से कितना बार में? 7 पचे 35, 75 बार में। 75 गुना 12 कीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक गलत ऑप्शन है। ठीक है, 75 गुना 12 जितना कीजिएगा वही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात इतना है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसको VVI नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इसको कैसे बनाएंगे? दो संख्या का अनुपात 3:7 है। ठीक है, 3x और 7x, ये दोनों का आपका योग कर रहा है, ये दोनों का योग कर दिया, बराबर में आपका 400 है। तो दोनों का योग 10x हो जाएगा। 10x बराबर 14 हो मतलब 400 हो जाएगा। काटिएगा तो x बराबर आपका 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या आपका कितना हो जाएगा? 3x, इसमें छोटी संख्या हो जाएगा बड़ी 7x, तो छोटी तो 3x, तो 3 और x का मान कितना? 40, तो 3 गुना 40 तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। ये आपका लाभ प्रतिशत बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाभ गुना 100 बटा में क्या होता है? क्रैमूल होता है। ये आपका फॉर्मूला होता है, आप इसे याद रखेंगे। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले आपको लाभ निकालना है, तो लाभ निकालने के लिए विक्रैमूल माइनस क्रैमूल क्रैमूल कीजिएगा। लाभ निकालने के लिए तो आपका आएगा 120 आएगा, आएगा ना। 920 में से 800 जाएगा तो 120 आ जाएगा। अब इस पर सोल्व कीजिएगा, 120 गुना में 100 और बटा में क्रैमूल आपका 800, ये आपका कटेगा 8 बार में, और 8 से 120 कटेगा 15 बार में।
यानी बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एलसीएम एचसीएफ से भी एक प्रश्न आता है, तो ऐसा नहीं प्रश्न आता है, बट्टा वाला प्रश्न आता है, जैसे में 3/4 और 5/6 का एलसीएम बताइए चाहे एचसीएफ बताइए, ऐसा प्रश्न आता है। तो जब ऐसा प्रश्न आए तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो ऊपर वाला को एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वाला को क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। जो कहेगा एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालने के लिए कह रहा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, जो निकालने के लिए कहेगा ऊपर वाला वही चीज निकालना है और नीचे वाला उसका उल्टा। ठीक है, चलिए ये सिंपल है, सब कुछ दिक्कत की बात नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज, हाँ वही सिंपल इंटरेस्ट से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है। जैसे में चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला आपका बनेगा मूलधन इंटू 1 प्लस यहाँ पर आपका r/100 पावर में आपका n, इस प्रकार से आपका ये फार्मूला बनता है। और यहाँ पर एक आपका अलग -1 वाला भी होता है, वो चक्रवृद्धि में साधन बराबर होता है। ठीक है, तो इस फार्मूला पर आप इसको बैठाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला मेन चीज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए स्क्वायर रूट से भी आपका प्रश्न बनता है। ए वाला बताइए, तो आप लोग एक त्रिभुज मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, इसका दो कोण दिया हुआ है, ए आपका दो कोण दिया हुआ है। तीसरा पूछ रहा है, एक कोण आपका 40 डिग्री है। ठीक है, एक कोण आपका कितना है, 40 डिग्री है, और दूसरा कोण आपका कितना है, 65 डिग्री है। ठीक है, तो तीसरा कोण क्या होगा, ये आपसे पूछा, तो 40 65 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और 105 में से आपका तीसरा कोण पूछ रहा है, तो 100 मतलब त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है, 180 होता है। तो 180 में से 105 जाएगा तो 5, यहाँ पर बचेगा 7 7, तो 75 75 है ना ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक आपका समय और दूरी से पूछ देता है, तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये सब सिंपल प्रश्न है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, इससे टफ लेवल का आता है, सिंपल हम किस लिए करवाएं जब प्रश्न ही नहीं पूछा जाएगा। तो ठीक है, जो प्रश्न आए वही, यहाँ पर एडिटर सब गलत टाइप कर देता है। ठीक है ना, टफ बोलते हैं उसको टाइप करने के लिए जो आता है। ठीक है, चलिए ये सब तो आएगा नहीं, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। तो आपका यहाँ पर 30 प्रश्न खत्म हो गया मैथ का। ठीक है, मैथ का टफ थोड़ा टफ आता है। ठीक है ना, तो टेंशन लेने का बात नहीं है, अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको तो मैथ भी हम भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको ऐसे वीडियो मिले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको 99 में पीडीएफ भेजा जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।